तरह थी और उसने बाकी सेनापतियों को डर के जरिए बांध रखा था। फिर निंजा ने कहा, मेरा शरीर ठीक है, मेरी काया बदली हुई है। पिछले 1 साल में मैंने इस सील को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है, इसलिए इसका मुझ पर अब कोई असर नहीं है। लेकिन बाकी 5 लोग अपनी सीलों को लेकर बहुत चिंतित हैं। फिर छोटू ने कहा, मुझे इसे देखने दो। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया और निंजा की बाजू पर लगी सील को छुआ। उसकी उंगलियों से काले प्रकाश की किरणें निकलकर निंजा के शरीर में समा गईं। निंजा ने छोटू को रोका नहीं, बल्कि उसे अंदर प्रवेश करने दिया। निंजा को छोटू पर बिना शर्त भरोसा था। यह जांच कुछ समय तक चली। फिर छोटू ने अपना हाथ खींच लिया। उसने थोड़ा सोचा और हल्की हंसी के साथ कहा, अगर यह सील है तो मैं इसे हटा सकता हूं। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। निंजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी जब उसने ये शब्द सुने। छोटू मुस्कुराया और सिर हिलाकर हामी भरी। आखिरकार उसके पास विनाशक प्राचीन निशान था। हालांकि यह सील शरीर के अंदर गहराई तक समा चुकी थी और इसे हटाना आसान नहीं था, लेकिन यह उसके लिए असंभव भी नहीं था। निंजा ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, तो फिर यही करेंगे। जैसे ही हम उन 5 लोगों के शरीर से यह सील तोड़ देंगे, वे जरूर जागरा के खिलाफ हमारे साथ हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से इस सील के कारण उनमें जागरा के प्रति गहरी नफरत है। फिर छोटू ने पूछा, क्या तुम आधे महीने बाद कदम उठाने की योजना बना रहे हो? हां। निंजा ने सिर हिलाया और उसकी बाघ जैसी आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी और उसने कहा, मुझे पता है कि अगर मैंने इस बार कुछ नहीं किया तो भी जागरा शायद ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा। वह बहुत लंबे समय से महाप्राण रैंक की पूर्णता पर अटका हुआ है। इस बाधा को पार करने का उसका एकमात्र तरीका मेरे शरीर में मौजूद मूल खून का दूसरा हिस्सा पाना है। मेरे अनुमान के मुताबिक उसने पिछले साल में अपने पास मौजूद आधे हिस्से को लगभग पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है। छोटू ने अपने होंठ सिकोड़े। लगता है वह सही समय पर आ गया था। अगर वह थोड़ा और देर से आता तो यह कहना मुश्किल था कि निंजा और जागरा के बीच कौन जीतता। इसने छोटू को थोड़ी राहत दी। जब निंजा सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था तो बड़े भाई के रूप में उसका फर्ज था कि वह उसके साथ खड़ा रहे और उस भयंकर तूफान में उसका सहारा बने। निंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चुपचाप सब कुछ तैयार कर लूंगा। उस समय आप और मैं गहरी बिजली पहाड़ जाएंगे और उस शख्स का खात्मा कर देंगे। हम भाइयों के साथ मिलकर लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दैत्य जनाब है या कोई और। उसके लिए मौत के अलावा और कोई अंजाम नहीं होगा। निंजा के अंदर पहले से ही जागरा के प्रति हत्या की भावना भरी हुई थी। अगर निंजा ने अपनी चालाकी न दिखाई होती तो पिछले 1 साल में जागरा उसे अनगिनत बार मार चुका होता। इसके बावजूद उसे सहना पड़ा और अपनी ताकत का इस्तेमाल जागरा के लिए लड़ने में करना पड़ा। अब आखिरकार उसके गुस्से को बाहर निकलने का समय आ गया था। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत पूछा, क्या इतने समय दैत्य इलाके में रहने के बाद तुमने ध्रुव भैया से संपर्क किया है? इस पर निंजा ने सिर खुजाते हुए कहा, दूसरे भाई, मुझे दैत्य इलाके के गहरे हिस्से में जाकर उसे ढूंढने का समय ही नहीं मिला। दूसरे भाई के स्वभाव को देखते हुए अगर वह ठीक होते तो वह जरूर मुझे दैत्य इलाके में ढूंढते, लेकिन इतने समय तक उसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वह किसी मुश्किल में पड़ गए होंगे। वह शैतान नगर में सबसे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके लिए इस दुनिया में अपने शक्तियों को प्रज्वलित करना आसान नहीं है और इससे उबरना भी मुश्किल है। हालांकि इसके अलावा भी निंजा के अपने विचार थे। वह समझता था कि अगर वह गहरे हिस्से में मेन जाकर ध्रुव शौर्य से मिलता तो उसे दैत्य इलाके में रहने का अनुभव कहीं ज्यादा आरामदायक हो सकता था। लेकिन यही तो वह नहीं चाहता था। वह अपनी ताकत के बल पर मजबूत बनना चाहता था, न कि छोटू और ध्रुव शौर्य की छत्र छाया में रहना। इसीलिए उसने पिछले 1 साल में ध्रुव शौर्य को खोजने के बजाय अकेले ही जानवर युद्ध मैदान में रहना चुना। भले ही यह जगह खतरों से भरी हुई थी, उसने कभी हार नहीं मानी। छोटू ने थोड़ी चिंता से भौहें सिकोड़ी। लगता था कि इस बार ध्रुव शौर्य की चोटें वाकई गंभीर थीं। फिर निंजा ने पूछा, भैया,
क्या आपके पास दूसरे भाई से संपर्क करने का कोई तरीका है? छोटू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रगड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद जैसे उसे कुछ याद आया, उसने हाथ बंद किया और एक बेहद धीमी रोशनी प्रकट हुई। फिर छोटू ने कहा, यह वो आत्माई निशान है जो ध्रुव शौर्य ने मुझे उस समय दिया था जब वह तुम्हें लेकर यावर दल से चला गया था। लेकिन इतने लंबे समय के बाद यह अब लगभग टूटने की कगार पर है। मुझे नहीं पता कि यह संदेश भेज पाएगा या नहीं, मैं केवल कोशिश कर सकता हूं। छोटू ने अपनी उंगली से एक काली रोशनी छोड़ी जो उस उपकरण में समा गई। इसके बाद वह रोशनी तेजी से कांपने लगी। थोड़ी देर बाद यह एक धमाके के साथ टूट गई। हालांकि उसके टूटने के बाद स्थान पर हल्के से तरंगें उठीं और कुछ संदेश बाहर भेजा गया। यही इसकी सीमा थी। ध्रुव शौर्य तक संदेश पहुंचेगा या नहीं, यह अब किस्मत पर निर्भर है। छोटू ने कंधे उचकाए और हल्की लाचारी महसूस की। आखिरकार इतने लंबे समय से इस उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था। ध्रुव शौर्य द्वारा छोड़ी गई छाप भी धीरे धीरे धुंधली हो चुकी थी। निंजा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, बड़े भैया और मैं यहां का मामला निपटा लेंगे। अगर दूसरा भाई नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मार्कस की पहचान सामने आ गई तो चीजें उतनी मजेदार नहीं रहेंगी। इस पर छोटू भी मुस्कुराया। मार्कस की पहचान का इस दैत्य इलाके में वाकई बड़ा प्रभाव था। फिर निंजा ने पूछा, क्या आप अस्थायी रूप से नौपूछ कबीले में ही रुकेंगे? आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलते? छोटू ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं गहरी बिजली पहाड़ी की स्थिति से परिचित नहीं हूं और ये मामले तुम्हारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ गहरी बिजली पहाड़ी चलूंगा। निंजा ने यह सुनकर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर जगरा को पता चलता कि छोटू उसके साथ चला गया है तो वह शायद मामले की जांच करता और सतर्क हो जाता। यह उनके योजनाओं के लिए सही नहीं होता। फिर निंजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, यह भी ठीक है कि आप यहीं रुकें, लेकिन बड़े भैया ध्यान रखें कि भले ही वर्तमान में नौपूछ कबीला कमजोर हो, लेकिन वे साधारण नहीं हैं। हां, मुझे पता है। छोटू हल्का मुस्कुराया। अतीत में नौपूछ कबीला 4 महान कबीले के बराबर शक्तिशाली था। भले ही वे वर्तमान में कमजोर हैं, लेकिन वे साधारण नहीं हैं। मैं आधे महीने बाद आपसे फिर मिलूंगा। निंजा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह समझता था कि छोटू उससे भी ज्यादा सतर्क था। कई चीजें निंजा को केवल इशारे में समझानी होती थीं और छोटू उन्हें तुरंत समझ जाता था। निंजा खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर दबाव पैदा कर रहा था। छोटू ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं उस दैत्य जनाब से मिलने का इंतजार कर रहा हूं जिसने तुम पर यह सील लगाई है। निंजा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी तीव्र थी कि वह एक आदमखोर बाघ की तरह लग रहा था। एक पूरे साल तक सहने के बाद अब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। इससे उसके शरीर में खून उबाल खाने लगा। फिर निंजा ने कहा, चिंता मत करो बड़े भैया, उस समय हम उसे उसके कर्मों का पूरा हिसाब चुकवाएंगे। जब छोटू और निंजा एक साथ इमारत से बाहर निकले तो बाहर का पहले से शोरगुल वाला माहौल अचानक काफी शांत हो गया। नौपूछ कबीले की लड़कियां छोटे छोटे समूहों में सिमट गईं। जो लड़कियां आमतौर पर छोटू का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत करती थीं, वे इस समय उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकीं। इसका कारण था छोटू के बगल में खड़ा धातु के मीनार जैसा आदमी। बुजुर्ग शिया जल्दी से आगे आईं। उन्होंने निंजा की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोली, श्रीमान सेनापति निंजा। फिर निंजा ने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, मुखिया शिया, आप बहुत विनम्र हैं। ये आपके नौपूछ कबीले की ही बदौलत है कि बड़े भैया यहां पहुंचे और मुझसे मिले। मुझे आप सभी का धन्यवाद करना चाहिए। आसपास के लोग जिन्होंने गहरी बिजली पहाड़ी के इस नंबर 1 सेनापति की कहानियां सुनी थीं, उसकी बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन सोच सकता था कि वह व्यक्ति जो अपने क्रूर स्वभाव और हत्याओं के लिए कुख्यात था, किसी का धन्यवाद भी कर सकता है। फिर निंजा ने आगे कहा, भविष्य में अगर आपके नौपूछ कबीले को कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें। इसके अलावा आपको वार्षिक कर चुकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए धन्यवाद महानुभाव। बुजुर्ग शिया ने खुशी से कहा। हर साल चुकाने वाला कर उनके लिए काफी बड़ा बोझ था।
इससे छुटकारा पाना निश्चित रूप से उनके लिए बेहद खुशी की बात थी। निंजा ने हाथ हिलाया। उसने छोटू की ओर मुड़कर कहा, बड़े भैया, मैं अब लौट रहा हूं। ठीक है, सावधान रहना। निंजा ने सिर हिलाया और बिना देर किए उसका शरीर तेजी से 9 पूंछ कबीले से बाहर निकला और अपनी सेना के पास पहुंचा। इस सेना की उपस्थिति ने कबीले को बेचैन कर दिया था। सेना से एक भयंकर आक्रामक आभा निकल रही थी, जैसे कोई जागा हुआ क्रूर बाघ। निंजा सेना के बीच उतरा। उसने गंभीर स्वर में चिल्लाया और सेना एक मशीन की तरह चल पड़ी। जैसे ही जमीन कांपने लगी, एक काली धारा एक बवंडर की तरह तेजी से दूर निकल गई, साथ में एक आभा जो जमीन और आसमान को ढकती प्रतीत हो रही थी। छोटू ने उस काली धारा की ओर देखा जो क्षितिज में गायब हो गई थी और संतोष के साथ हल्के से सिर हिलाया। शायद यह निंजा द्वारा अपनी सेना को अपने विरासत खून का कुछ हिस्सा देने के कारण था, जिससे उनकी आभा पूरी तरह से संगठित हो गई थी। वह अनुभव ऐसा था जैसे एक बाघ राजा अपनी क्रूर बाघों की सेना का नेतृत्व कर रहा हो। ऐसा एहसास जैसे कोई व्यक्ति दुनिया को नीचे देखते हुए गर्व से खड़ा हो। अगर छोटू को इस निंजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती जो अपनी सेना को नियंत्रित करता है, तो शायद उसे अपनी सभी तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद बहुत बढ़त हासिल करना मुश्किल होता। निंजा और उसकी सेना के चले जाने के बाद जो काले बादल क्षेत्र को ढक रहे थे, वे भी छंट गए। 9 पूंछ कबीले की लड़कियां छोटू की ओर दौड़ पड़ीं। उनकी चहचहाती आवाजें आकर्षण से भरी हुई थीं। लीडर ध्रुव, क्या सेनापति निंजा वाकई आपके भाई हैं? ये कितना अद्भुत है। हे, लीडर ध्रुव भी बेहद शक्तिशाली हैं। बुजुर्ग शिया ने छोटू की ओर देखा, जो असहायता से मुस्कुरा रहा था और कई लड़कियों से घिरा हुआ था। वह मुस्कुराई और धीरे से अपने पास खड़ी झिंगी के छोटे सिर को सहलाया। इसके बाद उन्होंने हल्के से सांस